प्रधानमंत्री बन गए ओबीसी से, हाँ। और ओबीसी का मध्य प्रदेश में चोटी खींच ली। मीडिया में घोषणा हुई कि अमेरिका में टैलेंट देखा जा रहा है, चीन में टैलेंट देखा जा रहा है, और जैसे स्टे ऑर्डर लिखा और स्टे ऑर्डर आया, तुरंत मीडिया में हेडलाइन चली कि ठाकुर पंडित जीत गए और जाति के बंटवारे वाले हार गए। ना आंकड़ों के ये ऐसी नीतियां बनाकर केवल समाज को लड़ाना चाहते हो। प्रधानमंत्री को हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा मुखिया कहते थे, उनकी जात खोद करके ले आए, कहने लगे ये तो तेली है, इसकी शक्ल देखते तो दिन खराब हो जाता है। आरोप लगाता हूं कि 92 डिग्री कॉलेज अगर होंगे, 90-92, तो उसमें 85 एक ही जाति के लोग प्रिंसिपल होंगे। अगर मैं गलत हूं तो डीयू मुझे गलत कर दे। सरकार कहती है कि उसके कई रिपोर्ट आती हैं कि मीडिया में 90% एक ही तबके के लोग हैं, जुडिशरी में एक ही तबके। अभी अर्जुन राम मेघवाल जी ने बताया 78% हाई कोर्ट में जज एक ही तबके के लोग अब अपॉइंट हुए हैं। मैं उस आंकड़े पर बात कर रहा हूँ। ये नारे और ये सब तो बहुत तरह के लगते रहते हैं। मेरा आरोप केवल ये है कि सरकार न्याय और समता नहीं चाहती, सरकार क्योस चाहती है, सरकार जाति जनगणना से ध्यान भटकाना चाहती है। अगर इस देश में जाति जनगणना हो गई होती तो आंकड़ों की दिक्कत नहीं आती, कंफ्यूजन नहीं होता, और आंकड़े होते तो नीतियां कारगर बनती। बिना आंकड़ों के ये ऐसी नीतियां बनाकर केवल समाज को लड़ाना चाहते हो। इसलिए मैं पूरा दोष इसका भारत सरकार पर दे रहा हूं, और जो इसने इतना खराब गजट नोटिफिकेशन बनाया कि दिखने में लगेगा कि SC ST OBC को न्याय देने वाला, और है इसके प्रावधान कुछ ऐसे कि जो न्याय देने वाले। तो आप चाहते हैं इसमें सुधार होना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि सरकार बोले, सरकार पहले तो ये जवाब दे कि इसमें जातिगत भेदभाव का क्यों नहीं रखा, क्यों इसमें कमेटी का फॉर्मेशन कैसे होगा ये बताया नहीं। आने वाले समय में क्या लग रहा है, विरोध प्रदर्शन और तेज होगा इसके? ये जनता तय करेगी। अभी हम कुछ बोल देंगे तो लगेगा हम ही करवा रहे हैं। भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं उस साइड से, वो लोग करेंगे, मैं साथ दूंगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरा केवल सरकार से ये कहना है, सरकार से मैं कह रहा हूँ कि वो ये सब धोखा की है और ये गलत हुआ है। अब गलत हुआ है तो इसके आगे सही कैसे होगा ये समाज तय लेकिन सर वो ये भी कह रहे थे कि ओबीसी समाज से पीएम आते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति है वो समाज से आते हैं, फिर क्यों कह रहे हो कि भेदभाव होता है? अरे भाई, राष्ट्रपति अच्छा प्रधानमंत्री बन गए ओबीसी से, हाँ। और ओबीसी का मध्य प्रदेश में चोटी खींच ली। मैं क्या करूं? मैंने तो आंकड़े बताते हैं कि किसी व्यक्ति के किसी पद पर पहुंच जाने से समाज के आंकड़े अगर बदलते हों तो फिर कोई बात हो। समाज में तो अपराध बढ़ रहा है ना। मैंने तो जाति जनगणना किताब लिख करके ये सवाल पूछा है कि जिस समय आतंकी हमला हुआ तो उस समय आपने कहा कि जाति जनगणना हम कराएंगे, लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि आंकड़े आ जाते तो पता तो चले। राष्ट्रपति आप आदिवासी बना दें और आदिवासियों के मसले पर अत्याचार अन्याय बढ़ता जाए, 1 रुपए में अडानी को आदिवासियों को जमीन बेच दो, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब मैं उस पर टिप्पणी करूंगा तो विषय अंतर हो जाएगा। आंकड़ों पर मैं बात करूंगा, धारणाओं पर नहीं। और आंकड़े बताते हैं कि इस देश के SC ST OBC जैसे PDA कहते हैं, कुछ लोग बहुजन कहते हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, कैंपस में भी बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए और सख्त गाइडलाइन की जरूरत है। लेकिन सर फिर भी मुट्ठी भर लोगों के दबाव में सरकार और पूरी तरीके से जुडिशरी सरकार चाहती है तो मुट्ठी भर लोगों से दब जाएगी। सरकार चाहेगी नहीं दबना तो किसान 13 महीने बैठ जाए, नहीं दबेगी। तो सरकार ही सब करने वाली है, इसलिए सारी उंगली मैं सरकार पर उठा रहा हूँ और उसी ने ये सब किया है। जी, समझने की जरूरत है, क्योंकि वहां बुलडोजर चलाने वाले सवर्ण जो है दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं है। उनकी अपनी एक जाति है, उनकी अपनी एक राजनीति है। लेकिन जब ये बात इस देश के आदिवासियों को लेकर के शुरू होती है, इस देश के दलित और पिछड़ों को लेकर के शुरू होती है, तब तुरंत जो है संभावनाओं का नाम लेकर के उस गजट नोटिफिकेशन को रोक दिया गया। हम जानते हैं इसकी पॉलिटिक्स को। अगर किसी को यह लगता है कि हमें समझ में नहीं आता, हमने 90 का दशक देखा है कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की बात आई, जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आई, तो इसी मेरिट के नाम पर उसे रोकने का प्रयास इस देश के सवर्णों ने किया था, इस देश के अपर कास्ट ने किया था कि किसी तरीके से जो दलित पिछड़ा तो घुस गया, अब जो है दलित और आदिवासी घुस गया, पिछड़ों को नहीं घुसने दिया गया। और वो सिलसिला अगले 20 साल चला। बड़ी मुश्किल से 2009, 10 और 11, 12 तक आते आते इस देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पिछड़ा तबके की एंट्री शुरू हुई। एक बार फिर से वही काम किया गया कि पहली बार किसी रूल और रेगुलेशन में ST SC OBC के साथ साथ ये रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ, इस देश के पिछड़े तबके के साथ भी अन्याय होता है, जाति के नाम पर भेदभाव होता है। और उसे रिकॉग्नाइज क्या कर लिया, पूरा का पूरा एक खेमा था, पूरे एक लॉबी चीज थी
जो एकदम से सरफेस पर आ गई, सब के सब एकदम निकल करके आ गए। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, दलित पिछड़ों को पीछे ले जाना चाह रहे थे और कह रहे थे कि फला धर्म से आपको खतरा है बेटा, त्रिशूल लेकर के चढ़ जाओ, अब वो तुरंत जो है हिंदू राष्ट्र को छोड़ करके निकल पड़े कि सवर्ण बचाने की लड़ाई शुरू कर दी है। मीडिया में घोषणा हुई कि अमेरिका में टैलेंट देखा जा रहा है, चीन में टैलेंट देखा जा रहा है, और जैसे स्टे ऑर्डर लिखा और स्टे ऑर्डर आया, तुरंत मीडिया में हेडलाइन चली कि ठाकुर पंडित जीत गए और जाति के बंटवारे वाले हार गए। हम जानते हैं इस राजनीति को कि कौन जीता है, कौन हारा है। स्टे ऑर्डर से पहले आप उदाहरण देते हैं चाइना का और अमेरिका का, और ऑर्डर आने के बाद आप कहते हैं कि ठाकुर पंडित जीते हैं। यही वो मेंटेलिटी है जिसके खिलाफ हमारे लोग बरसों से संघर्षरत हैं। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने जिया है, हम उसके विक्टिम हैं। हमने देखा है कि जाति किस तरीके से कैंपसेस में काम करती है। हमने अपने साथी रोहित वेमुला को मरते हुए देखा, हमने पायल तड़वी को मरते हुए देखा, हमने डेल्टा मेघवाल, इंद्र मेघवाल को देखा, दर्शन सोलंकी को देखा, हमने एम्स के भीतर अनिल मीणा की सुसाइड को भी देखा है 2012 के भीतर। हमने उन तमाम केसेस को देखा, हमारे अपने लोगों को मरते हुए हमने देखा है। लेकिन यहां एक तरीके से ऐसा माहौल बनाया गया कि एक सड़क पर चलने वाला रिक्शे वाले से लेकर के शंकराचार्य तक उठ खड़े हुए और कहने लगे कि इस देश के सवर्णों के खिलाफ एक कानून आ गया है। जिस तरीके का नैरेटिव शुरू हुआ, अभी तक जो प्रधानमंत्री को जो है बड़ी बड़ी बातें करते थे, प्रधानमंत्री को हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा मुखिया कहते थे, उनकी जात खोद करके ले आए, कहने लगे ये तो तेली है, इसकी शक्ल देखते तो दिन खराब हो जाता है। यही लोग थे जब हम लोग किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े थे, जब सीएनआरसी में मुसलमानों के साथ खड़े हुए थे, और तमाम तरीके की लड़ाइयों में जब इस देश के माइनॉरिटीज के साथ खड़े हुए थे, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़े हुए थे, वो हमें सर्टिफिकेट दे रहे थे कि चले जाओ, मोदी का विरोध कर रहे पाकिस्तान चले जाओ, सरकार का विरोध कर रहे पाकिस्तान चले जाओ। आज वो खुद मैदान में आकर के उसी सरकार को अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये समझना यहां से बहुत जरूरी है साथियों कि कौन लोग हैं, किस तरीके की राजनीति उनकी है, और इसमें सबसे जो खेल खेला गया बीजेपी का, जिस कमेटी की रिकमेंडेशन थी स्टैंडिंग कमेटी की, उस 30 मेंबर की स्टैंडिंग कमेटी के तमाम लोगों ने ये यूनानिमस डिसीजन लिया था कि भाई इस तरीके की गाइडलाइंस आनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी। और जब कमेटी की रिकमेंडेशन आई, नोटिफिकेशन जब आया, वही सुप्रीम कोर्ट कहने लगता है कि ये क्या बना दिया आपने, और वही बीजेपी जो उसके सपोर्ट में थी, वो तमाम लोग कहते हैं कि भाई जो है हम तो इसका सपोर्ट ही नहीं करते, हम तो जो है सरकार के वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाकर के गजट नोटिफिकेशन को डिफेंड तक नहीं कर पाते हैं, वो उसके पक्ष में कुछ नहीं बोलते हैं। तो क्या ये राजनीति जो हो रही है हमारे साथ में हमें समझ में नहीं आती है? हमें आती है, हमने पहले भी जाना है, हमने 200 पॉइंट रोस्टर के मौके पर भी इसको जाना था, हमने ST/SC एक्ट में भी जाना था, हमने मंडल कमीशन के दौर में भी जाना, हमने हर दौर में इस चीज को जाना है कि कौन सा इकोसिस्टम है जो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों के खिलाफ, महिला और दिव्यांगों के खिलाफ काम कर रहा है, इस देश के शोषित पीड़ितों के खिलाफ काम कर रहा है। वही इकोसिस्टम ये वो है जिसकी इस देश के विश्वविद्यालयों में 90% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। इस देश के तमाम विश्वविद्यालयों का आंकड़ा उठा करके देखिए, 99% से ऊपर वाइस चांसलर इस देश में सवर्ण है, 97% से ज्यादा जो आपके प्रोफेसर हैं वो आपके सवर्ण ग्रुप से आते हैं। तो हमें ये मालूम है कि कौन लोग हैं, किन का इकोसिस्टम है और किस तरीके से हमारे साथ में जो है बिहेव कर रहा है। लेकिन साथियों, इसके बावजूद भी हमें ये बात समझनी होगी कि जो लोग लगातार हमारे खिलाफ ये मोर्चेबंदी कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ जो तमाम तरीके की साजिशें कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ जो साजिशें रचते हैं, उन साजिशों को भी बेनकाब करने की जरूरत है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आवाज को मजबूती से बुलंद करें, ताकि हमें हमारा हक जो इस देश के संविधान में मिला था उसे हम बचा करके रख सके।
और ताकि ये लड़ाई को आगे मजबूती से लड़ा जा सके, यही बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।